अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल हियर ऑन माई चैनल। गाइज़, टाइम कम होता है आपके पास, इसलिए सिर्फ टू द पॉइंट बातें करूँगा। गाइज़, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इस चैनल का लिंक जो है अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें। आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी सिटी से देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप ज़रूर शेयर करें। और सारी वीडियो देखने के बाद आपने अच्छे वाला कमेंट करना है। मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे तकरीबन पाकिस्तान के हर सिटी में से मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं। लाइक किसी का पिंडी से फ़ोन आ रहा है, इवन पेशावर से भी आया मुझे फ़ोन, मतलब मुल्तान से भी, डीजी खान से भी, डीआई खान से, एंड फैसलाबाद एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गाइज़, खुशी भी होती है कि ये वीडियोस जो हैं ये आपको हेल्प आउट कर रही हैं। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपनी मेन बात की तरफ चलते हैं। इनफैक्ट जो वीडियोस हैं वो आपके पास टाइम कम रह गया तो मैं पेयरिंग वाइज चल रहा हूँ। मैंने चैप्टर 1 अपलोड कर दिया हुआ था, तो चैप्टर 1 जो है उसके साथ चैप्टर 5 की पेयरिंग है, तो चैप्टर 5 के भी लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने बता दिए हुए हैं। गाइज़, चैप्टर 3 बताया था, चैप्टर 4 बताया था। 3 की पेयरिंग जो है वो 10 के साथ है, तो हम पहले 10 को कर लेंगे, फिर 4 की पेयरिंग 8 के साथ है, तो मैं 8 के क्वेश्चन अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे सर चैप्टर 10 के बारे में बता दें, तो मैंने कहा कि चलें अभी चैप्टर 10 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और यूट्यूब के सामने बैठ जाएं और बस निशान लगाते जाएं। 284 पेज निकालें। चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो गाइज़, वेरी फर्स्ट लाइंस में इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहली 3 लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेकर एनर्जी इन गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, ये इसकी डेफिनेशन। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को बस पढ़ लें और उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। गाइस, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सिलेबस में है, लेकिन रेडॉक्स इक्वेशन एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में आ रहा है, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स पे भी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह कल तक वो वीडियो भी ऑन एयर हो जाएगी, तो उससे भी आपको आसानी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप स्किप कर सकते हैं इसमें से, बुक में से। अच्छा गाइज़, अब देखें, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन। गाइज़, इसके जो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर हैं, ये रूल्स वैसे तो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन गाइज़ क्लास 9th में भी आपने पढ़े थे। 9th लेवल पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन चूँकि 9th का क्वेश्चन है इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। तो गाइज़, ये इसके टोटल 8 पॉइंट्स हैं, पेज 285 के टॉप तक जाते हैं, वो आप कर लेंगे। उसके साथ एग्जाम्पल 1 है, इसी पेज पे एग्जाम्पल 1 आप करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। आगे है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। गाइज़, ये लॉन्ग में नहीं आता, ये भी नहीं आएगा, इसलिए आप 285 से लेकर 289 पेज तक आप ड्रॉप कर दें, सारा वो आप नहीं करेंगे। 289 पेज पे आ जाएं। अब गाइज़, 289 पेज पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। आप अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज निकालें तो एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर निकालेंगे। आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है और डी पार्ट है, ये वाले जो 2 क्वेश्चन हैं इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो गाइज़, उसके बाद वापस आ जाएं 289 पेज पे। 285, 286, 287, 288, 289 ड्रॉप कर दें। 289 के बिल्कुल लास्ट पे आप आ जाएं जहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। गाइज़, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बस इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है, वो आप कर लें। पहली 3 लाइंस में मेटालिक कंडक्शन के बारे में बताया गया, उसको पढ़ लें। उसके बाद आगे इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बताया गया, उसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कर लें। इधर वैसे क्लियर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, कोई की बुक वगैरह यूज़ कर लें। और पेज 290 पे तीसरी लाइन में डेफिनेशन है आयोनाइजेशन की, कि आयोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ विच आयनिक कंपाउंड विच व्हेन फ्यूज्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर स्प्लिट अप इनटू चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड पार्टिकल कॉल्ड आयंस। इसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। इसमें लेड क्लोराइड और लेड ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी गई है, तो ये आयोनाइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ की दूसरी लाइन के बिल्कुल मिड में देखें, ब्लू इंक में लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। और गाइज, वो कहता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इससे अगली लाइन में कि व्हेन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, लेकिन गाइज इलेक्ट्रोलिसिस की ये डेफिनेशन राइट नहीं है,
ये डेफिनेशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी अगर आप पेपर में लिखेंगे, बिकॉज इसमें उसने पूरी डिटेल नहीं बताई। तो मैं बोल देता हूँ, आप इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। हम कहते हैं कि हम इसको कह सकते हैं द प्रोसेस in which the respective ions, that is positive or negative ions, cations and anions, begin to migrate towards their respective electrodes and get themselves deposited on the electrodes when the current is passed through the electrolytic solution. This is called electrolysis. ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, और जिस बर्तन के अंदर ये रिएक्शन करवाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम देते हैं या सिंपली सेल कहते हैं। द वेसल इन विच द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज़ कैरीड आउट, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सिंपली इसको सेल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आगे दो टाइप्स बनती हैं, वन ऑफ देम इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द अदर वन इज़ वोल्टिक सेल। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें डिटेल आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। पहले उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताया। गाइस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये अगर आप अब इसको करना चाहते हैं तो आप ये करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के नीचे लुक एट द अरेंजमेंट वाली बात, इससे एंड तक आप इसको लिखें, अगले पेज तक जहाँ टॉप पे कंटिन्यू लिखा हुआ है ना वहाँ तक आप इसको करेंगे, उसके आगे आप इसको ड्रॉप कर दें। उसके बाद ये नीचे जो टेबल 10.1b इसको भी छोड़ें, कुछ नहीं आता इसमें से। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, गाइस ये हैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन इनकी कोई औकात भी नहीं पूछता। फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, उसके बाद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, वैसे ये कभी भी नहीं आए। हाँ, अगर किसी को आपके साथ स्पेशल दुश्मनी है तो शायद ये क्वेश्चन दे जाए, लेकिन ये इस आसान ही बनते हैं वैसे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इसको अच्छे तरीके से कर लें। इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स बनते हैं, और इसे 7 पॉइंट्स में से जो पहले 2 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर आता है हाउ सोडियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड, और बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड इन द डाउन सेल। यह कहता है हाउ सोडियम मेटल इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय डाउन सेल। तो ये आपने पहली प्रॉपर्टी पूरी इसके आंसर में लिखनी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें कास्टिक सोडा बनता है, तो गाइस इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ कास्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन। तो गाइस ये दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी वैसे ही याद करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी आप वैसे ही याद करेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी ये एक आधे पेपर में मैंने देखा है शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेंट बाय एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, तो गाइस आप ये पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे। छठी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाउ ब्लिस्टर्ड कॉपर इज़ प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो गाइज इसके अंदर आपने छठी प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है और 7th प्रॉपर्टी पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट है वोल्टेक सेल। गाइज वोल्टेक सेल ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वोल्टेक सेल जो है शुरू में आप इसकी हेडिंग दें, पहली लाइन आप एज इट इज़ लिखें, क्या वोल्टेक और अ गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, दीज आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। तो गाइज आगे ईच हाफ सेल इज़ अ पोर्शन ऑफ द टोटल सेल इन विच अ हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ तक आप पहली लाइन में लिखें। उसके बाद जहाँ लिखा हुआ है जी कि जो फिगर शोज सच गैल्वेनिक सेल, ये बात लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखा था लेफ्ट हाफ सेल, यहाँ पर आप हेडिंग दें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, और इसका नीचे रिएक्शन भी लिखेंगे जिंक रिएक्शन Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे है द राइट हाफ सेल इज़ कॉपर मेटल। गाइज यहाँ राइट हाफ सेल लिखा, आप वहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल की हेडिंग देंगे, इस जगह पे आप रिडक्शन हाफ सेल की हेडिंग देंगे और इसको भी आगे रिएक्शन तक लिखेंगे आप। आगे कॉपर का रिएक्शन लिखा हुआ, कॉपर अगले पेज पे आ जाए 294 पेज पे, कॉपर रिएक्शन Cu2++2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा गाइस इतना करने के बाद दीज हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय सॉल्ट ब्रिज, तो इसके ऊपर आप सॉल्ट ब्रिज की हेडिंग दें, इसके ऊपर आप सॉल्ट ब्रिज की हेडिंग देंगे। these cells in the figure are connected electrically by a salt bridge। आगे आप लिखेंगे if the solutions were to mix वगैरह, ये सारा लिख देंगे। तो क्लास तकरीबन मिड में आ जाए जहाँ लिखा हुआ है पोटाशियम क्लोराइड इन अ जेल, यहाँ तक आप सॉल्ट ब्रिज में लिखेंगे। गाइस यहाँ तक लिखने के बाद आप ये जो राइट टॉप कॉर्नर पे डायग्राम बनी है वोल्टेक सेल की, टिपिकल डायग्राम, ये आप बनाएंगे। इस डायग्राम को बनाने के बाद आपने आगे जो लिखा हुआ जिंक टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली देन कॉपर। गाइज यहाँ पर आप इसकी वर्किंग की हेडिंग देंगे, वर्किंग WORKING वर्किंग।
यहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पर ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं एट एनोड एंड एट कैथोड, इसके ऊपर पहले आप रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस की हेडिंग देंगे, फिर आप एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन दोनों लिखेंगे, फिर आप एंड पे द ओवरऑल वोल्टेज सेल रिएक्शन जहाँ लिखा हुआ आप हेडिंग देंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन की। आप रिएक्शन लिखें जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस रिएक्शन जिंक 2 प्लस कॉपर न्यूट्रल, ये E0 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट्स ये आता है। यहाँ तक गाइस इसको आप याद करेंगे, इसके नीचे वाली 2-3 लाइंस जो हैं वो आप ड्रॉप कर दें, वो रिपीट की हुई हैं ऊपर वाली बातें। आगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये भी इसी में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा ही होगा। इसी तरह फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की आप हेडिंग देंगे और आप इसके पहले 2 पैराग्राफ्स लिखेंगे। पहले 2 पैराग्राफ लेट्स एग्जामिन से लेकर जहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन वुड स्टॉप यहाँ तक। गाइस इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, वो आता है कि जी व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन अ वोल्टेज सेल हाउ। तो गाइस अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर इसका सेकंड पैराग्राफ पूरा लिख देना है जहाँ लिखा है द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू प्रिवेंट एनी नेट चेंज चार्ज एक्यूमुलेशन इन ईदर हाफ सेल्स ईदर बीकर्स। तो गाइस इससे लेकर वुड स्टॉप तक आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आखिरी 3 लाइन्स काट दें, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन गाइज अगले पेज पे आ जाएं, वोल्टेज सेल इज़ अ रिवर्सिबल सेल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, ये शॉर्ट भी आ सकता है। ऐसे ही लिखेगा वोल्टेज सेल इज़ अ रिवर्सिबल सेल जस्टिफाई, रिवर्सिबल सेल की जगह पे रिचार्जेबल भी लिखा जा सकता है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग का भी हिस्सा है। तो आप इसका पहला पैराग्राफ कंप्लीट लिखेंगे, रिएक्शंस इसके दोनों लिखेंगे, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन भी आप लिखेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन अगर तो शॉर्ट है तो जस्ट इतना ही लिखेंगे आप 3 रिएक्शंस तक, तीसरे रिएक्शन पे एंड कर देंगे। तो लॉन्ग में भी इतना ही लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गाइज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला क्वेश्चन जब आता है तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से क्वेश्चन आएगा जी डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड हाउ इज़ इट यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। या फिर वो पूछेगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इज़ डिटरमिन्ड। तो गाइज ऐसी सूरत में आपको 2-3 चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, पहला पैरा पूरा छोड़ दें, दूसरे पैराग्राफ में ब्लू इंक में लिखा हुआ है द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज़ इन कंटैक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे रिप्रेजेंटेड एज E0, यहाँ तक लिखेंगे, इससे नीचे वाली 3 लाइन छोड़ दें। उसके बाद अगले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में जहाँ लिखा इट इज़ बिलीव्ड दैट, यहाँ से लिखना आप शुरू करेंगे, यहाँ से लिख के अगले पेज पे आ जाएं, 296 पेज की पहली लाइन का आधी लाइन आप करेंगे जहाँ लिखा विद द सोल्यूशन, कंपेयर्ड विद द सोल्यूशन, यहाँ तक लिखेंगे गाइस। उसके बाद इससे आगे सारा काट दें, आगे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे चले जाएं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ शी, इतना ही पूछता है व्हाट इज़ शी, तो वहाँ अब मैं क्या बताऊँ, छोड़ें। हाँ, तो अब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं पूछता, वो SHE पूछता है। तो गाइज यहाँ पर आपने लिखना है जी इट कंसिस्ट ऑफ, दूसरी लाइन से आपने शुरू करना है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ प्लेटिनम फॉयल विच इज़ कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिकली विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक सो to give it a large surface area and suspended in 1 molar solution HCl, pure hydrogen gas at 1 atmospheric pressure continuously bubbled into 1 molar HCl solution। एक तो अब यहाँ तक करेंगे, उसके बाद आगे वाली लाइंस आप काट दें, सिर्फ आखिरी सेंटेंस इसका करें द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्ररीली टेकन एज 0, बस इतना करेंगे। और राइट साइड पे ये बनी हुई डायग्राम आप इसके साथ बनाएंगे जो डायग्राम नंबर 10.4 है। अच्छा गाइज, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गाइज ये आप लिखेंगे इन एनी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लेकर एंड तक ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कपल्ड विद इट तक, यहाँ आप सारा लिखेंगे और साथ में ये राइट साइड पे बनी डायग्राम भी बनाएंगे। अच्छा गाइज, उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो गाइज यहाँ पर आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अच्छा गाइज, ये लिखेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ आपने कितना करना है। To measure the electrode potential of zinc, a voltaic cell is established between zinc electrode dipped in 1 molar solution of its ions and standard hydrogen electrode at 25 degree centigrade as shown in the figure। आपने फिगर नंबर नहीं बताना, जस्ट ये लिखना shown in the figure, और वो भी अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो फिर लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ किया करें। अच्छा जी, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द वोल्ट मीटर रीड्स 0.76 वोल्ट्स। गाइज यहाँ तक आप याद करेंगे, इससे आगे सारा काट देंगे एंड द डिफ्लेक्शन काट दें इज़ इन सच डायरेक्शन, ये भी काट दें टू इंडिकेट दैट जिंक हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन हाइड्रोजन हैज़
In other words, the half reaction zinc Zn2 plus 2 electron has greater tendency to occur as compared to H2 reaction 2H positive plus 2 electron by 0.76 volts. तो यहाँ तक आप इसको काट देंगे जितना मैंने अभी पढ़ा है। तो फिर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज देयर फॉर 0.76 volts. It is called oxidation potential of zinc and is given the positive sign. The reduction potential of zinc is minus 0.76 volts. The electrode reaction will be shown in the following as follows. At एनोड लिखें, एट कैथोड वाला रिएक्शन लिखें, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे शुरू होता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की ही देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर can also be measured using the same type of galvanic cell in which copper is an electrode dipped in 1 molar solution of its ions and connected with standard hydrogen electrode. Under standard conditions the voltmeter reads 0.34 volts. अब यहाँ तक आप याद करेंगे, आगे काट दें सारा एंड द रिफ्लेक्शन वाली बात काट दें सारी। इन सच डायरेक्शन एज टू इंडिकेट दैट हाइड्रोजन हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कॉपर हैज़। इन अदर वर्ड्स रिएक्शन H2 रिएक्शन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर देन रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाई 0.34 वोल्ट्स। यहाँ तक आप सारा काट देंगे जितना मैंने अभी पढ़ा है। सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ 0.34। ये आप याद करेंगे, इसको एंड तक आपने फिर याद करना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड पे आपके राइट साइड पे जो डायग्राम बनी वो बनाएंगे। डायग्राम सेम है दोनों, लेकिन बस फ़र्क है एक जगह पे आपने जिंक यूज़ करना है, एक जगह पे कॉपर यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपोजिट है। अच्छा गाइज, आगे है द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन गाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और डेफिनेशन के बाद आगे इसकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं। तो गाइज़ एप्लीकेशंस जो हैं सारी नहीं पूछी जाती, कोई से 2 पूछी जाती हैं, तो वो पहली 2 लेंथी हैं और उसी का चांस होता है पूछे जाने का, तो वो आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन पहली 2 लाइंस, इसके नीचे सारा पैराग्राफ आप ड्रॉप कर दें तो अगले पेज नंबर पे 298 पे आ जाएं। अब ये पूरी जो है सीरीज़ आपको याद नहीं होगी, इस सीरीज़ को आप ड्रॉप कर सकते हैं और वैसे भी ये पूछी भी नहीं जाएगी। तो गाइज़ आगे एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। एप्लीकेशंस इसकी वैसे 6 हैं, लेकिन पहली 2 एप्लीकेशंस लॉन्ग में आ सकती हैं। पहली है प्रोडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरी है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स। गाइज़ अगर गौर से देखें तो दोनों एप्लीकेशन एक ही हैं, लेकिन बस उनको एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट है। ज़रा ध्यान से इन दोनों को कर लें। आगे कंपेरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। गाइज इनमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात होती है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि फ़लाँ मेटल के सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर लेती है, तो आप यही कहेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है इसलिए डिस्प्लेस कर लेती। मसलन आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर लेती कॉपर सल्फेट में। उसकी वजह क्या है कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव मेटल है और कॉपर को डिस्प्लेस कर लेती। याद रखें, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो हाई पोटेंशियल वाली को हमेशा डिस्प्लेस करेगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से कुछ मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, कुछ एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। याद रखें, वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है वो एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल के उसके साथ रिएक्शन कर लेंगी। लेकिन गाइस अगर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो वो रिएक्टिव नहीं है। बड़ी मेटल्स ऐसी हमारी डेली लाइफ में, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, इसलिए देखें ये ख़राब नहीं होती जल्दी। गोल्ड के जेवरात जो होते हैं, परदादी जो होती है वो दादी को दे दी, दादी माँ को देती, माँ जो होती बेटी को देती, बेटी आगे अपनी बेटी को दे देती है, ख़राब नहीं होती। तो ये नोबल मेटल्स हैं, रिएक्टिव नहीं है क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल हाई हैं। उसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम को देख लें, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये होती है इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ बहुत थोड़ी होती हैं, जिसकी वजह से फटाफट रिएक्शन करती हैं। तो सीजियम तो इतनी उल्लू की पट्टी होती है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रोज़न वाटर के साथ भी रिएक्शन कर देती है, ब्लास्ट कर जाती है। तो गाइज़ खैर अगले पेज पे इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से। मैंने हिंट दे दी है, उनकी रोशनी में इनको पढ़ लें। इसी तरह का क्वेश्चन आता है आगे, मॉडर्न बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। गाइस इसमें लेड एक्यूमुलेटर है। लेड एक्यूमुलेटर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। 10th चैप्टर का फड्डा ये है कि 10th चैप्टर जो है इसके अंदर से सारे क्वेश्चन ही 1 बाय 1 रिपीट आए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बार बार रिपीट हुआ हो, सारे एक एक दफ़ा आए हुए हैं। तो इसमें से इस वजह से गैस लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है लेड एक्यूमुलेटर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लॉन्ग में आ जाती है, बस इसमें आप डायग्राम से जान छुड़वा सकते हैं।
अदरवाइज स्टार्ट से आप लिखेंगे इट इज़ कॉमनली यूज है कार बैटरी, इट इज़ सेकेंडरी और स्टोरेज सेल passing a direct current through it must charge it, the charge cell can thus produce electric current when required. The cathode of, यहाँ से आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जहाँ लिखा द कैथोड ऑफ अ फुली चार्ज लेड, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से लेकर आगे एंड तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन चलेगी। जहाँ पर लिखा हुआ है जी सीरीज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आगे जहाँ डिस्चार्जिंग लिखा हुआ है या आप डिस्चार्जिंग लिख लें या वर्किंग लिख लें, एक ही बात है डिस्चार्जिंग और वर्किंग। तो इसमें आप ये इसके केमिकल रिएक्शंस भी लिखेंगे। ऐट कैथोड जो है इसके ऊपर ऐट कैथोड की हेडिंग दे दें, और नीचे दूसरा जो रिएक्शन है उसके ऊपर ऐट दी एनोड लिखा हुआ तो आप उसके ऊपर एनोड की हेडिंग दे दें। तो एनोड वाला रिएक्शन पहले लिखें, कैथोड वाला बाद में लिखें। ऐट दी एनोड वाला पहले लिखें, ऐट दी कैथोड वाला बाद में लिखें। ये मेरे पास पुरानी बुक है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, नई बुक्स में आई थिंक पहले एनोड का रिएक्शन ही लिखा हुआ है। दोनों रिएक्शंस लिखने के बाद आपने क्या करना है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज पास थ्रू, ये 2 लाइन्स लिख के एट द कैथोड द इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें काट दें। आप डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन पे आ जाएं। नीचे जो रिएक्शन लिखा हुआ है PB प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 माइनस रिएक्शन 2PbSO4 प्लस 2H2O, गाइज इसके ऊपर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें और कहानी ख़त्म करें। इसके नीचे वाली बातें जो हैं वो उसमें आप देख लें कि जो 30% H2SO4 होता है उसकी मोलैरिटी तकरीबन 4.5 मोलर बनती है। तो ये 4.5 मोलर जो है, ये 4.5 मोलर मुझे डाउट है इसमें, आई थिंक 3.2 होती है, लेकिन ये आप देख लीजिएगा, कई बुक्स में 3.2 लिखी होगी शायद। एनीवे, अब इससे आगे चलते हैं। रीचार्जिंग, अब इसकी रीचार्जिंग की जाती है तो ये भी इसी में आएगा। रीचार्जिंग में आपने रिएक्शंस तक लिखना, रिएक्शंस के नीचे भी लिखना है, एंड तक आपने लिखना है जहाँ पर 12 वोल्ट्स लिखा हुआ, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गाइज आगे चलते हैं, पेज नंबर 302 पे इस पर अल्कलाइन बैटरीज एंड सेल्स बताए गए हैं। अल्कलाइन बैटरी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, निकल कैडमियम सेल रिचार्जेबल कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन इन सब के यूजेस ज़रा पढ़ लीजिएगा, इनमें से MCQ बन सकता है। लेकिन गाइज 303 पेज पे जो फ्यूल सेल है दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे बुक में लिखा हुआ है एज़ इट इज़ आपने इसको याद करना और डायग्राम बनानी है। इसमें आपने कुछ भी कटिंग एडिटिंग नहीं करनी, जैसे बुक में लिखा है वैसे आप इसको करेंगे। और बाकी गाइज ये इस चैप्टर में से यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी आपकी तीसरे और 10th चैप्टर की भी पेयरिंग कंप्लीट हो गई हुई है। तो बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग जाने से पहले सब्सक्राइब कर दें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह करे आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएँ और केमिस्ट्री का तो बहुत ही अच्छा हो जाए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिल सकें आप लोगों की। तो गाइज़ इसका लिंक भी फ्रेंड्स में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।